नमस्कार साथियों। बहुत दिनों बाद एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे काव्य शास्त्र का एक बेहतरीन टॉपिक, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से संबंधित इस कक्षा में उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम शब्द शक्ति से संबंधित पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में आरपीसी द्वारा पूछे गए 2018 से 2026 तक सभी प्रश्नों का समावेश इस कक्षा के अंदर किया गया है। उनको हम लास्ट में हल करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय के अंदर बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूं। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, इस कक्षा से बाहर शब्द शक्ति से संबंधित आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की देना, चाहे फर्स्ट ग्रेड की देना, चाहे सेकंड ग्रेड की देना, इस कक्षा से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो लीजिए चलते हैं सीधे कक्षा की तरफ। ये अपनी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बुक है। इसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है और 15 प्रैक्टिस सेट्स विस्तृत व्याख्या सहित हल मिलेंगे आपको। इसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा, निर्धारित पाठ, शिक्षण विधियों से संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश अध्यायवार किया गया है और इन सभी प्रश्नों की व्याख्या प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित है। आपने फर्स्ट ग्रेड वाली बुक को बहुत अच्छे से देखा होगा और ये उसी के बेस पर, उसी के आधार पर हमने वरिष्ठ अध्यापक का भी ये 15 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए हैं। ये आप चाहो तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हो, नहीं तो आप तैयारी कर लो, ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना, वहां से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 3 से 4 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी। बेहतरीन बुक है और अंतिम समय में केवल इसी बुक को पढ़ लिया तो भी आप आराम से सेकंड ग्रेड पार कर लोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से संबंधित संपूर्ण कंटेंट इस कक्षा के अंदर समाहित किया गया है, केवल उन्हीं चीजों को जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब क्या होती है शब्द शक्ति? सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा। सबको पता है वैसे, ये नॉर्मल भूमिका है, वो भूमिका बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये चीजें आपके लिए लिखी। जिस शक्ति या व्यापार द्वारा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता हो वह क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि शब्द शक्ति से संबंधित असंगत कथन को छांटिए। तो यहां से भी आपके लाइन इस तरीके से पूछी जा सकती है। ये दोनों लाइनों को याद रखिएगा कि जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता हो वह शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में 2 शब्द है, एक शब्द और दूसरी शक्ति। शब्द की शक्ति उसकी अर्थवत्ता ही होती है, अतः शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त या उपलब्ध किया जाता है। शब्द में 2 बातें होती है। एक बात होती है वह अक्षरों या वर्णों का क्या होता है? समूह होता है। जैसे कमल शब्द है और कमल शब्द आपके बना है कै प्लस मैं प्लस ले से। और दूसरी बात होती है उसमें कोई ना कोई क्या होता है? अर्थनीत होता है। जब अर्थनीत होता है तभी वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। जैसे कमल का अर्थ क्या होता है? सरोवर में पैदा होने वाला कमनीय फूल, मतलब काम वासना को जागृत करने वाला फूल। तो शब्द की सार्थकता के कारण उसकी महत्ता महान होती है और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है और वाक्य से ही वाक्य ही वो है भाषा का क्या है? मूल आधार है। और ये भाषा काव्य का क्या बनती है? आधार बनती है। इस प्रकार काव्य के लिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शक्ति का बोध कराने वाली शब्द शक्ति भी उतनी क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, पहली और दूसरी। चलिए अब शब्द शक्ति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है। अब किसने क्या कहा वो तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये लाइनें आपसे हूबहू इस प्रकार पूछी जा सकती है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार शब्दार्थ संबंध शब्द शक्ति, यानी शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया और आचार्य विश्वनाथ ने
शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत बेहतरीन जानकारी, याद रखिएगा। सीधा प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए क्या कौन सा शब्द प्रयोग में लिया? व्यापार। और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। आनंदवर्धन एवं आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के 3 भेद स्वीकार किए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। किसने? आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट ने। इस प्रकार नाम लेके भी आपसे कथन पूछा जा सकता है। आचार्य मुकुल भट्ट ने एकमात्र अभिधा को तथा आचार्य भट्ट लोलट ने अभिधा एवं लक्षणा को क्या माना? शब्द शक्ति माना। यानी कि मुकुल भट्ट ने केवल अभिधा को ही शब्द शक्ति माना और भट्टलोलट ने अभिधा और लक्षणा को ही शब्द शक्ति माना। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये बहुत बेहतरीन जानकारी कि आचार्य कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति स्वीकार की। तो तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति स्वीकार करने वाले विद्वान कौन? आचार्य कुमारिल भट्ट। और रीतिकालीन आचार्य देव ने इसका क्या किया? समर्थन किया। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति के उक्त 3 भेदों के आधार पर 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए। 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से? पहला वाचक शब्द, दूसरा लक्षक शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। और 3 अर्थ कौन कौन से? पहला वाच्यार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ, तीसरा व्यंग्यार्थ। और ये कौन सी शब्द शक्ति से संबंधित है? तो वाचक शब्द है, उसका अर्थ लिया जाता है आपके वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ, संकेतार्थ। और ये अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित है। जो लक्षक शब्द है उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ से, और ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित है। और लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसमें मुख्यार्थ बाधित रहता है और अन्यार्थ को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। फिर ये व्यंजक शब्द है, इसका अर्थ लिया जाता है व्यंग्यार्थ। इसको आप प्रतिमान अर्थ भी कह सकते हो, इसको ध्वन्यार्थ भी कह सकते हो, इसको भिन्नार्थ भी कह सकते हो। और व्यंजना शब्द शक्ति है, उसके अंदर मुख्यार्थ से पूर्णतः भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब पुनः देखिए शब्द के कितने प्रकार? 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द उन्हें कहेंगे जो शब्द वाच्यार्थ को प्रकट करे या साक्षात संकेतित अर्थ का क्या करवाए? बोध करवाए। वो कौन से शब्द? वाचक शब्द। इस प्रकार लाइन देके भी आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा है लक्षक, जो शब्द मुख्यार्थ बाधित होने पर लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ को प्रकट करे, वो कौन सा शब्द कहलाएगा? लक्षक शब्द। और तीसरा है आपके व्यंजक शब्द, जो शब्द मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न व्यंग्यार्थ को प्रकट करे, वो कौन सा शब्द कहलाएगा? व्यंजक शब्द। अर्थ के प्रकार, वो शब्द के प्रकार थे, अब है अर्थ के प्रकार। शब्द में अर्थ निहित होता है, अतः अर्थ के प्रकार को समझना आवश्यक होता है। अर्थ कितने प्रकार के? 3। पहला वाच्यार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ, तीसरा व्यंग्यार्थ। अब वाच्यार्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ये लाइनें इस प्रकार सीधी सीधी पूछी जा सकती है। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। लोक प्रसिद्ध अर्थ, या जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ का बोध करवाए, वो क्या कहलाएगा? वाच्यार्थ कहलाएगा। या उसे आप अभिधेयार्थ भी कह सकते हो, उसको संकेतार्थ भी कह सकते हो, सरलार्थ कह सकते हो, मुख्यार्थ भी कह सकते हो। उदाहरण है वाच्यार्थ का, देखिए कमल खिल गया है। यहाँ तालाब में खिलने वाले विशेष पुष्प कमल का अर्थ लिया जाएगा। ये क्या? वाच्यार्थ इसका ये है, सीधा सीधा अर्थ इसका यही निकलता है। दूसरा आपके लक्ष्यार्थ, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई काव्य है उसके अंदर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, वो बाधित हो जाता है, तब उससे संबंधित कोई एक दूसरा अर्थ लिया जाता है। याद रखिएगा, उससे संबंध रखने वाला कोई एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है, और इस दूसरे अर्थ को हम क्या कहेंगे? लक्ष्यार्थ कहेंगे। जैसे आपके उदाहरण है, सीता कमलमुखी है। वास्तव में कमलमुखी हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ कमल का केवल पुष्प वाला अर्थ अभिष्ट नहीं होता। कमल का अर्थ क्या होता है? पुष्प। तो यहाँ पुष्प अर्थ है वो नहीं लगाया जाएगा, वरन कमल के समान जो सुंदर मुख है वो अर्थ लिया जाएगा। कमल और मुख में सुंदरता का क्या है? समान गुण है, और सुंदर यहाँ पर क्या है? लक्ष्यार्थ है। तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हुआ, तब हमने लक्ष्यार्थ क्या लिया? सुंदरता। यानी कि सीता का जो मुख है वो कमल के समान क्या है? सुंदर है।
फिर है व्यंग्यार्थ। कभी कभी वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है। मतलब हम कोई भी काव्य पढ़ेंगे तब हम उसका सीधा सीधा अर्थ तो समझ जाएंगे, लेकिन उसके पीछे कोई एक दूसरा अर्थ भी उसमें समाहित रहता है, गूढ़ अर्थ भी इसको बोल सकते हो, और इसी अर्थ को हम क्या कहेंगे, व्यंग्यार्थ कहेंगे। जैसे दो विद्यार्थी प्रतिदिन संध्या होते ही घूमने जाया करते हैं। उनमें से एक विद्यार्थी ने कहा कि संध्या हो गई। इस वाक्य का मुख्य अर्थ तो आपके सीधा सीधा होगा कि सूर्य अस्त होने का समय हो गया। सीधा अर्थ तो ये निकला। यहाँ ये अर्थ तो है ही, पर एक अर्थ और निकलता है कि घूमने चलने का समय हो गया, घूमने चलो। और ये दूसरा अन्य अर्थ क्या कहला, दूसरा दूसरा अर्थ क्या कहलाएगा, व्यंग्यार्थ कहलाएगा। और ये जो दूसरा अर्थ है और ये पहला अर्थ है, इन दोनों का ही दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, यानी कि मुख्यार्थ का व्यंग्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को हम क्या कहेंगे, शब्द शक्ति। और इसके भेद कितने, तीन। वो पूरी थी भूमिका, वहां से भी कभी कभी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों शब्द शक्तियों के बारे में विस्तार से। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सीधी सीधी एकदम अपने तरीके से बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति उसको कहेंगे कि जिस काव्य को पढ़ने के बाद आपको उसका तुरंत अर्थ, सीधा सीधा अर्थ आपको समझ में आ जाए, तो वहां शब्द शक्ति कौन सी, अभिधा। और लक्षणा शब्द शक्ति हम वहां उसको कहेंगे जहां पढ़ने के बाद में आपको एकदम से अजीब सा लगे, मतलब हंसी आए। जिस काव्य को पढ़ने के बाद में क्या आए, हंसी आए। वास्तव में कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई, मतलब हम बोलते हैं ना देसी भाषा में, टोंट मार रहा है मेरे ऊपर, तो वो लक्षणा। और तीसरी है व्यंजना। देखिए उदाहरण मैंने दिए, एकदम अपने वाले उदाहरण समझ लिए, समझना आप कि सबसे पहले विपत्ति आ गई, सीधा अर्थ समझ गए। विपत्ति आ गई मतलब कोई ना कोई इसके ऊपर संकट आ गया, तो वहां सब शक्ति कौन सी, अभिधा। दूसरा है लक्षणा, आसमान टूट पड़ा। क्या वास्तव में आसमान टूट जाता है, नहीं टूटता। मतलब थोड़ा सा हमारे अंदर इसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी हंसी के भाव हमारे अंदर प्रकट हुए कि भाई वास्तव में तो आसमान टूट नहीं सकता, तो आसमान टूट पड़ा मतलब कोई गहरी गहरी विपदा या गहरा संकट हमारे ऊपर आ गया। दूसरा अर्थ ये हमने ये लगाया, तो वहां सब शक्ति कौन सी, लक्षणा। फिर व्यंजना के अंदर देखिए कि लड़की 18 वर्ष की हो गई लड़की 18 वर्ष की। तो इसके पीछे कुछ और भी है। आपके मन में क्या आया, अब मैंने कहा कि लड़की 18 वर्ष की होगी, तो आपके मन में आया होगा कि हाँ उसकी शादी करने की उम्र होगी। तो मेरे मन में तो एक और आया कि उसकी मतदान करने की उम्र होगी। तो ये जो दोनों अर्थ हमने जो लगाए वो क्या है, व्यंग्यार्थ है। क्या है, व्यंग्यार्थ। फिर देखिए वह तेज गति से चल रहा है, यानी कि कोई आदमी है वो तेज गति से चल रहा है, ये सीधा सीधा अर्थ हमें पता चल गया। सब शक्ति कौन सी, अभिधा। लेकिन एक बात की, वह तो हवा से बातें कर रहा है, वह तो हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। ये इसका क्या दूसरा लक्ष्यार्थ क्या होगा, वह बहुत तेज भाग रहा है। ये हमने लक्ष्यार्थ ग्रहण किया। वास्तव में हवा से बातें कोई कर नहीं सकता। यहाँ पर भी आपके मन में कोई हंसी का भाव जरूर जागृत हुआ होगा कि हवा से कैसे बातें कर सकता है। और व्यंजना के अंदर देखिए कि संध्या हो गई, संध्या होगी सीधा सीधा अर्थ क्या है, शाम का समय हो गया। अब शाम के समय में क्या होता है भाई, गाय भैंस धोने का समय हो गया, खेत में काम कर रहे हैं तो घर जाने का समय हो गया। अब बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में देखेंगे तो खेलने का समय हो गया, बाहर घूमने का समय हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ संध्या हो गई, इसके पीछे पीछे कुछ और भी व्यंग्यार्थ है। और व्यंग्यार्थ क्या है, शाम को घूमने का समय हो गया, या फिर गाय भैंस दूहने का समय हो गया, या फिर खेत में काम कर रहे तो घर जाने का समय हो गया। ये क्या है, व्यंग्यार्थ है। ये तीनों शब्द शक्ति की बेसिक जानकारी है, सीधे सीधे समझने के लिए ये चीजें जरूरी थी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति को। अभिधा शब्द शक्ति के अन्य नाम है, वो बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसको कहते हैं प्रथमा शक्ति, इसको हम कहेंगे अग्रिमा शक्ति, इसको हम कहेंगे मुख्या शक्ति, इसको हम कहेंगे अभिधा वृत्ति शक्ति, पद शक्ति, और मुख्यार्थ प्रतिपादिका वृत्ति। ये आदि जो नाम है ये अभिधा शब्द शक्ति के अन्य नाम है। परिभाषा देखिएगा, परिभाषा पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाएगी, अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी कि वाच्यार्थ का बोध, या जो शक्ति वाचक शब्द के द्वारा
वाच्यार्थ का बोध करवाए। कौन से शब्दों के द्वारा? वाचक शब्द। कितने? 3। हम आगे पढ़ेंगे। वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ का बोध कराए, अथवा जिस शब्द शक्ति यानी अर्थबोधक व्यापार से साक्षात संकेतित अर्थ का बोध हो। मतलब जिस काव्य को पढ़ने के बाद में एकदम साक्षात जो अर्थ आपके मन में आए, जो अर्थ आपको तुरंत समझ में आ जाए, वो साक्षात संकेतित अर्थ होता है, उसका बोध हो, वो कौन सी शक्ति? अभिधा। और इस सब शक्ति के द्वारा शब्द के लोक प्रचलित अर्थ की क्या होती है? प्रतीति होती है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे कथन देके पूछे जा सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के वाचक शब्दों का अर्थबोध होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाचक शब्दों का। ये आपके थर्ड ग्रेड की परीक्षा के अंदर हो ऐसे लाइन पूछी गई। क्या पूछी गई? कि अभिधा शब्द शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? 3 प्रकार के शब्दों का। पहला है रूढ़ शब्द, जैसे घोड़ा है, मुंह है, ठंडा है, गाय है, जल। मतलब इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, और टुकड़े करने पर ये कोई अर्थ नहीं देंगे, वो रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, बैल प्लस गाड़ी, भल्ला प्लस आई, शारीरिक सुंदरता, बूढ़ा प्लस आपा, अंजल, ये सारे क्या? यौगिक शब्द। उसके बाद में योगरूढ़, पंकज, दशानन, नीरज, महेश, ये सारे क्या है? योगरूढ़ शब्द, यानी कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अब देखिए, अभिधा शब्द शक्ति की पहचान हम कैसे करेंगे? यानी कि जहां पर प्रसाद गुण होगा, वहां शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। जहां पांचाली रीति होगी, वहां शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। जहां पर यमक अलंकार होगा, वहां शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण है पहचान के दृष्टिकोण से। इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना। प्रसाद गुण, पांचाली रीति, रीति आपके सिलेबस में नहीं है, जानकारी नहीं होगी तो आप ध्यान रख लेना। प्रसाद गुण और यमक अलंकार जहां भी आपको दिखे, तो वहां शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। एवं शांत रस से संबंधित कविता अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण होंगे। उदाहरण देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये निराला जी की पंक्ति है। निराला जी कह रहे हैं कि मैंने एक स्त्री को इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थरों को तोड़ते हुए देखा। ये इसका सीधा सीधा भावार्थ है, मुख्यार्थ है। फिर दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। मैंने क्या कहा? जहां भी यमक अलंकार होगा, वहां शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा। एक तो घटा, मतलब काली काली घटाएं, काले काले बादल छाए हुए थे, और उसका घमंड घटा, मतलब बरसने के बाद में उसका घमंड क्या हो गया? कम हो गया, चकनाचूर हो गया। तो यमक अलंकार के उदाहरण आपको जहां भी दिखे, आंख बंद करके कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये भी आपके यमक अलंकार का उदाहरण। शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा। सारंग ले सारंग चली सारंग पुगियो आय, ये भी उदाहरण कौन सा? यमक अलंकार का उदाहरण। शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा। वसन देव ब्रज में हमें वसन देव ब्रज राज, यहाँ पर भी शब्द शक्ति कौन सी? अलंकार यमक और शब्द शक्ति अभिधा। और दिवस का अवसान समीप था, ये प्रसाद गुण और पांचाली रीति का उदाहरण है। और जहां भी प्रसाद गुण और पांचाली रीति होगी, अभिधा शब्द शक्ति। यहाँ सीधा सीधा अर्थ यही है कि सूर्य अस्त होने का जो समय है वो नजदीक था, यानी कि दिवस का अवसान समीप था। ये थी आपके अभिधा शब्द शक्ति। कुछ आचार्यों ने क्या कहा अभिधा को, ये थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। रीतिकालीन आचार्य केशव ने अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को क्या कहा? उत्तम काव्य की संज्ञा दी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आचार्य भट्टनायक ने अभिधा को उत्तम शब्द शक्ति का, यानी कि आचार्य केशव और भट्टनायक दोनों ने। फिर ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंद वर्धन ने अभिधा शब्द शक्ति से युक्त काव्य को अधम काव्य कहा। किसने? आनंद वर्धन ने। याद रखिएगा। आचार्य विश्वनाथ ने अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को मध्यम श्रेणी में रखा। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। और सामान्यतः अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं बताए गए? 12 भेद आपको बताए गए हैं। कौन कौन से, इतनी आपको जरूरत नहीं है। ये अभिधा शब्द शक्ति आपके कंप्लीट हुई। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। इस कक्षा को आप जहां भी चलो बाद में 2 से 3 बार देख लेना, क्योंकि अंतिम समय में सुनी हुई चीजें बहुत ज्यादा याद रहती है। 2 की स्पीड करके देख लेना और सुन लेना। मेरा ये दावा है कि इस कक्षा से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा।
2 से 3 बार जरूर इसको सुन लेना। लक्षणा शब्दशक्ति, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा आने पर, क्या आने पर? बाधा आने पर, जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर, गुण या क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां शब्दशक्ति कौन सी? लक्षणा शब्दशक्ति। मुख्यार्थ में बाधा या व्यवधान होने पर क्या प्रकट होता है? अन्यार्थ प्रकट होता है। क्या होने पर? बाधा होने पर। किसमें? मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के अंदर बाधा होगी, कोई व्यवधान आएगा, तब अन्यार्थ प्रकट होगा। लक्ष्यार्थ अथवा अन्यार्थ वो किससे संबंधित होता है? मुख्यार्थ से संबंधित होता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। ये लाइनें इसलिए लिखी क्योंकि हूबहू लाइनें इस प्रकार आपसे कथन देकर पूछी जा सकती है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से शब्द की जिस शक्ति के द्वारा अन्यार्थ लक्षित होता है, शब्द का ऐसा आरोपित व्यापार विशेष ही क्या कहलाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति। इंपॉर्टेंट लाइन। फिर मुख्यार्थ में बाधा आएगी। लक्षणा शब्द शक्ति की एक विशेषता क्या? मुख्यार्थ में बाधा, और मुख्यार्थ का इसके साथ में योग भी रहेगा, यानी कि मुख्यार्थ को आप पूर्णतः त्याग नहीं सकते लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर। फिर है रूढ़ि या प्रयोजन, इन तीनों को लक्षणा का क्या कहते हैं? समुदित हेतु। मतलब इन तीनों का क्या रहता है? लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर योग रहता है, साथ रहता है। पहले मुख्यार्थ में बाधा, फिर मुख्यार्थ का योग, फिर उसके अंदर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर कोई भी अन्य अर्थ आप ग्रहण करो, वो लक्षणा शब्द शक्ति। आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद माने। कितने माने? 6। और आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद माने। वैसे प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है, फिर भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां से आपके ये सारणी बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये सारणी रट लेना, यहां से सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार में लगा रहा हूं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद मुख्यतः कितने भेद? 2। रूढ़ि लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में किसी प्रसिद्धि या परंपरा के कारण कोई अर्थ आप ग्रहण करोगे, वह रूढ़ि लक्षणा। फिर है किसी प्रयोजन के हिसाब से या किसी उद्देश्य के कारण आप कोई अर्थ ग्रहण करोगे, वहां प्रयोजनवती लक्षणा। और फिर वापस प्रयोजनवती लक्षणा के पुनः कितने भेद किए गए? 2। एक है गौणी प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा किसको कहेंगे? सादृश्य संबंध या समान गुण के कारण अन्यार्थ ग्रहण करोगे। याद रखिएगा, किसी भी काव्य में सादृश्य संबंधों के कारण या समान गुणों के कारण आप अन्यार्थ ग्रहण करते हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति? गौणी शब्द शक्ति। ये अभी अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया। दूसरी है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, जहां सादृश्य संबंध के अतिरिक्त कोई अन्य संबंधों के कारण, अन्य संबंधों के कारण कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता, वहां शब्द शक्ति कौन सी? शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। फिर पुनः इन गौणी के और शुद्धा दोनों के ही पुनः 2-2 भेद किए। गौणी के ही 2 भेद, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, और शुद्धा के भी 2 भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा को कहते हैं अजहत स्वार्था। अजहत का अर्थ होता है, जहत का अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। ए का मतलब नहीं, सव मतलब खुद, अर्थ मतलब अर्थ को, यानी कि जहां पर स्वयं मुख्यार्थ को छोड़ा नहीं जाता, मुख्यार्थ को त्यागा नहीं जा सकता, वहां उपादान लक्षणा, यानी कि अन्यार्थ ग्रहण करने पर भी मुख्यार्थ को नहीं छोड़े, वहां सब शक्ति कौन सी? उपादान लक्षणा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऐसे कैसे लिखी हुई आएगी और वहां उल्टा दे सकते हैं, उपादान लक्षणा की जगह लक्षण लक्षणा कर सकते हैं। तो उपादान को कहेंगे अजहत स्वार्था, यानी कि जहां अन्यार्थ ग्रहण करने पर भी मुख्यार्थ को न छोड़े, वहां उपादान लक्षणा। और लक्षण लक्षणा कहेंगे मुख्यार्थ को छोड़कर अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ ग्रहण करने पर कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा लक्षण लक्षणा। फिर पुनः उपादान के वापस 2 भेद और लक्षण लक्षणा के वापस 2 भेद। कौन कौन से? उपादान के वापस सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, और लक्षण लक्षणा के पुनः 2 भेद, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा लक्षणा किसे कहेंगे? जिस काव्य के अंदर उपमेय और उपमान दोनों का ग्रहण किया जाए। जब आप अन्यार्थ ग्रहण करोगे, जब उस अन्यार्थ के साथ साथ में उपमेय और उपमान दोनों को ग्रहण करोगे, वहां सारोपा लक्षणा। और जहां केवल उपमान को ग्रहण करोगे, वहां साध्यवसाना लक्षणा। इससे संबंधित कोई प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए ये चीज बता दी। बाकी ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहले लक्षणा के हमने 2 भेद किए।
तो सबसे पहले हमने लक्षणा के दो भेद किए, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इन दोनों के पुनः हमने दो दो भेद किए, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। पुनः इन चारों के दो दो भेद और किए, सारोपा और साध्यवसाना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ि लक्षणा, और रूढ़ि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्धि या परंपरा। कोई ना कोई रूढ़ि चलती है परंपरा के अनुसार, पिछले परंपरा से कोई बात चली आ रही है, परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी बात चली आ रही है, तो वहां लक्षणा कौन सी, रूढ़ि लक्षणा। इस चीज को आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। जहां मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ की प्रतीति शब्द में निहित प्रचलित रूढ़ि, परंपरा या प्रसिद्धि के आधार पर कल्पित की जाती हो, वहां सब शक्ति कौन सी, रूढ़ि लक्षणा। कौन सी, रूढ़ि लक्षणा। एक बार पुनः ध्यान रखिएगा, जहां मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ की प्रतीति शब्द में निहित प्रचलित कोई रूढ़ि या कोई परंपरा या कोई प्रसिद्धि के आधार पर कल्पित की जाती हो, वह रूढ़ि लक्षणा। मुख्यार्थ को छोड़कर जहां पर प्रचलन के कारण, भाई ये प्रचलन चल पड़ा है, ये चलन चल पड़ा है, कहते हैं ये तो ट्रेंड चल रहा है किसी कहावत का, तो मुख्यार्थ को छोड़कर जहां पर प्रचलन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां कौन सी, रूढ़ि लक्षणा। ये मैंने तीन तीन चार चार लाइनें इसलिए लिखी क्योंकि किसी प्रकार घुमा के कैसे भी आपसे लाइन बना के कथन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये लिखी। तो आप जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा उनको बहुत अच्छे से देख लेना। तो मुख्यार्थ को छोड़कर जहां पर प्रचलन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। जहां शब्द में निहित अर्थ का बोध प्रसिद्धि के आधार पर कल्पित किया जाए, वहां रूढ़ि लक्षणा मानी जाती है। चलिए, भाषा में प्रचलित सभी प्रकार के जितनी भी आपके लोकोक्तियां हैं, जितनी भी मुहावरे हैं, उनका प्रयोग रूढ़ि लक्षणा के अंदर किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कैसे, आसमान टूट पड़ा, ये एक तरह की लोकोक्ति है। क्या है, लोकोक्ति है। आसमान टूट पड़ा, इसका अर्थ क्या है, कोई विपत्ति का आ जाना। फिर दूसरा है दांत खट्टे करना, ये कोई मुहावरा है, यानी कि परास्त करना, किसी को पराजित करना। फिर है उसने तो मेरी नाक कटवा दी, ये कोई लोकोक्ति है, इसका भावार्थ क्या होगा, इसका अन्यार्थ क्या होगा कि उसने मेरी बेइज्जती करवा दी। घर वाले बोलते हैं, समाज के अंदर कोई काम अगर गलत करते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तो वास्तव में कोई नाक थोड़ी कटी, वास्तव में नाक नहीं कटी। लक्षणा के अंदर मैंने क्या बताया, मतलब जिस काव्य को आप पढ़ोगे आपको हंसी का एहसास होगा, आपको हंसी आएगी कि ये कैसे हो सकता है। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना, आसमान टूट पड़ना मतलब विपत्ति आना। रूढ़ि लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता लक्षणा भी कहते हैं, याद रखिएगा। आचार्य मम्मट ने रूढ़ि को निरूढ़ा लक्षणा कहा। रूढ़ि लक्षणा व्यंजना या व्यंग्य पर आश्रित नहीं होने के कारण इसे क्या कहते हैं, निर्व्यंग्य भी कहते हैं। और रूढ़ि लक्षण के उदाहरण देखिए कि राजस्थान शेर है, ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्या वास्तव में राजस्थान शेर है, क्या राजस्थान के मतलब राजस्थान शेर है और उसके चार पांव हैं, नहीं है, नहीं है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में निवास करने वाले लोग वीर है, वहां के लोग योद्धा है, वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और दूसरा है वह तो नीरा गधा है। नीरा गधा का अर्थ होता है वह तो पूर्णतः क्या है, मूर्ख है। वास्तव में कोई गधा थोड़ी हो सकता, ये किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो गधा है, वास्तव में कोई गधा थोड़ी है। गधा कहने का आपका भावार्थ क्या है कि वो मूर्ख है, वो क्या है, मूर्ख है। तो ऐसी स्थिति में वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ि लक्षणा होगी। कौन सी होगी, रूढ़ि लक्षणा। अब ये उदाहरण देखिए, अरे तुम हुए इतने अधीर, हार बैठे जीवन का दांव। अब जीवन का कोई दांव होता है क्या, जीवन का कोई दांव नहीं होता। देखिए यहाँ जीवन का दांव में रूढ़ि या प्रसिद्धि के आधार पर अन्यर्थ है कि निराश होना कल्पित किया गया है। मतलब आपने कोई शर्त लगाई, आपने कोई खेल खेला, उसके अंदर आप हार गए, तो यानी कि हारे तब आपको ये क्या हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। ये उदाहरण अगर आप अर्थ से नहीं समझ पाओ तो ये उदाहरण हूबहू याद करके चले जाना।
तो जीवन का दांव, जीवन को वास्तव में तो कोई दांव पे थोड़ी लगाता है। चलिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ये भ्रमर गीत में से लिया गया एक उदाहरण है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? निसी दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ रूढ़ि लक्षणा है, यहाँ रूढ़ि लक्षणा है। और रूढ़ि लक्षणा कैसे है, ध्यान से देखिए। यहाँ मुख्य अर्थ में क्या है? बाधा। पंक्ति का सीधा अर्थ क्या है, मतलब अभिधा के अंदर देखें तो यहाँ अर्थ होगा कि हमारे जो नेत्र है वो रात दिन बरस रहे हैं। अब वास्तव में नेत्र बरसते हैं क्या? नेत्र ऐसे बरसते थोड़ी है, बरसते तो बादल है, बरसते क्या है? बादल है। लेकिन इस पंक्ति का सीधा अर्थ तो ये निकलता है, लेकिन इसके मुख्य अर्थ में बाधा है। और बाधा क्या? विज्ञान या भौतिक रूप से हम देखें तो आंखें पानी के बादल की तरह 24 घंटे बरस नहीं सकती। अतः मुख्यार्थ में क्या आती है? बाधा आती है। तो यहाँ हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे। यहाँ बरसने का क्या है? लक्ष्यार्थ है, यानी कि आंखों से लगातार क्या बह रहे हैं? आंसुओं का बहना। ये हम यहाँ पर लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि इस बात से आपको सीधा पता चल रहा है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, नैन कभी बरसते नहीं है और ऐसी चीजों में लक्षणा होती है। और लक्षणा में भी ये कौन सी? रूढ़ि लक्षणा। आगी बड़वागिनी ते बड़ी है आगी पेट की, ये तुलसीदास का एक कथन है। क्या यहाँ आप देख रहे हो आग पेट की? पेट के अंदर आग लगती है? कदापि नहीं। अब कोई हमारे गांव में या कहीं भी देखो, आप कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या वास्तव में चूहे दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते हैं। ये कोई रूढ़ि या परंपरा या कोई लोकोक्ति बन गई पहले से, तो उसके आधार पर कह देते हैं। यानी कि भयंकर भूख लगना इसका लक्ष्यार्थ है। देखिए, पड़वागिनी का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग। अब कहोगे समुद्र में कैसे? जब ज्वालामुखी स्फोट सारे सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? समुद्र के अंदर ही होते हैं। लेकिन पेट में आग लगना संभव नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ की बाधा होने के कारण यहाँ पर लक्ष्यार्थ क्या है? तीव्र और कठिन भूख को व्यक्त करना। या पेट की आग में क्या है? रूढ़ि लक्षणा है। पेट की आग में क्या है? रूढ़ि लक्षणा। इतनी लाइन याद रह जाएगी तो भी बहुत है। ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। लास्ट में हम करेंगे इसके सारे प्रश्न। आरपीसी ने चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, किस प्रकार के प्रश्न पूछे, ये सारे प्रश्न हम इस जैसे हम व्यंजना सब शक्ति कंप्लीट होगी उसके बाद में करेंगे। फिर है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। कि हम हमारे उद्देश्य से किसी व्यक्ति को या किसी को कुछ भी बोल दें, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई क्या रहता है? उद्देश्य रहता है, कोई ना कोई भाव रहता है। हम अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के कारण हम किसी को कुछ भी उपाधि दे दें, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा। देखिए, लक्षणा सब शक्ति में जब मुख्यार्थ किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के कारण बाधित होकर लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ का बोध कराता है, वहां कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाए, वहां कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे गंगा में घर है। अब क्या गंगा में घर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा क्या उद्देश्य है गंगा में घर बताने का? तो गंगा में घर बताने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम बहुत मतलब भाग्यशाली है कि हमारा गंगा नदी के तट पर हमारा घर है। हम बहुत भाग्यशाली है, हम बहुत संपन्न है कि गंगा नदी के तट पर हमारा क्या है? घर है। तो यहाँ लक्ष्यार्थ क्या होगा? कि गंगा नदी के तट पर या गंगा नदी के किनारे हमारा घर है। तो प्रयोजन क्या था ऐसा कहने का? प्रयोजन यही था कि हम बहुत भाग्यशाली है, हम बहुत संपन्न परिवार है कि हम गंगा किनारे निवास कर रहे हैं। अब का राकेश गधा है, क्या राकेश वास्तव में गधा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके तो 2 पांव हैं, गधे के 4 पांव होते हैं। तो हमारा प्रयोजन क्या था? हमारा प्रयोजन ये था कि राकेश मूर्ख है। राकेश क्या है? मूर्ख है। अब शिवाजी शेर है, क्या शिवाजी के 4 पैर थे? नहीं थे। शिवाजी को शेर क्यों कहा गया? उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, वीर योद्धा की तरह वो लड़े, इसलिए हमने उपाधि दी शेर की। कि मतलब शेर की तरह है कौन? शिवाजी। तो इस प्रकार कौन सी? हमने ये प्रयोजन के तहत इनको इस प्रकार बताया गया, याद रखिएगा। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलप्त राजगृह मनहु शौक निवास। ये तुलसीदास की कुछ पंक्तियां हैं। इसके अंदर भी आपके सब शक्ति कौन सी? प्रयोजनवती। प्रयोजन क्या? देखिए, कौशल्या के वचन सुनकर संपूर्ण राजगृह रो रहा है, ऐसा तो इसका क्या है? मुख्यार्थ है। क्या संपूर्ण राजगृह रो सकता है? घर पत्थरों के बने हुए हैं, वो राजगृह रो सकता है क्या?
नहीं रो सकता, पत्थर कभी आंसू थोड़ी बहा सकते हैं। परंतु राजग्रह क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव का रोना क्या है? यहाँ पर असंगत है। अतः मुख्यार्थ यहाँ पर बाधित हुआ है और राजग्रह का लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ है कि राजग्रह में रहने वाले लोग वो सारे व्याकुल है, विलप्त है। संपूर्ण राजग्रह के रोने से अत्यधिक दुख व्यक्त करना यहाँ पर क्या है? विशेष प्रयोजन है। इसलिए यहाँ पर राजग्रह को इस प्रकार बताया। प्रयोजनवती लक्षणा के दो मुख्य भेद है, एक है गौणी प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा। सादृश्य संबंध को गौणी कहते हैं तथा सादृश्य से इतर संबंध को क्या कहेंगे? शुद्धा कहेंगे। ये छोटी सी लाइन के अंदर आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। इतनी सी लाइन ध्यान रख लेना, जहां सादृश्य संबंधों के कारण कोई अन्यार्थ आप ग्रहण करोगे वहां गौणी लक्षणा होगी, और जहां सादृश्य संबंधों से इतर कोई अन्य संबंध आप ग्रहण करोगे वहां शुद्ध लक्षणा होगी। याद रखिएगा। तो गौणी प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? देखिए, जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंधों के कारण या सादृश्य संबंधों के द्वारा लक्ष्यार्थ कल्पित किया जाए वह गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। सादृश्य संबंधों से हमारा तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य समान गुण, समान धर्म, समान रंग रूप से है, ये सादृश्य समान। जब सादृश्य संबंध या समान गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ का बोध हो वहां कौन सी? गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। ये मैंने दो दो परिभाषा इसलिए लिखी कि आपसे कथन पूछा जा सकता है। सामान्यतः याद रखिएगा ये चीज, जहां भी आपको रूपक अलंकार दिखे वहां कौन सी होगी? गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। जहां लुप्त उपमा आपको अलंकार दिखे, उसमें भी धर्म लुप्त हो, वहां अलंकार से युक्त काव्य रचना में कौन सी लक्षणा? गौणी लक्षणा। रूपक को विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। नारी कुमोदनी अवधसर रघुवर विरह दिनेश अस्त भय प्रमोदित भई निरखी राम राकेश। यहाँ पर देखिए, ये नारी कुमोदनी में रूपक अलंकार, अवधसर में रूपक अलंकार और रघुवर विरह दिनेश में रूपक अलंकार। नारी को किसके समान बताया? कुमोदनी। कुमोदनी किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। कि नारी को कमल के समान बताया। अवध मतलब अयोध्या को तालाब के समान, मतलब तालाब रूपी अयोध्या, मतलब तालाब रूपी अयोध्या। रघुवर मतलब राम के विरह को दिनेश मतलब सूर्य के समान बताया। मतलब अभेद आरोप किया गया यहाँ पर। इस पर नारी पर कुमोदनी का, अवध पर सर का और श्री राम प्रभु श्री राम के विरह के ऊपर सूर्य का, ये अभेद आरोप है। यहाँ रूपक अलंकार के कारण यह उदाहरण किसका होगा? गौणी प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण होगा। याद रखिएगा, जहां भी रूपक दिखे गौणी प्रयोजनवती लक्षणा कर देना। चलिए आगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृग। ये रूपक अलंकार का उदाहरण, और मैंने कहा जहां रूपक अलंकार वहां गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। जनकपुरी में धनुष यज्ञ के अवसर पर राम धनुष को भंग करने के लिए अपने स्थान से उठे और उस समय का वर्णन इस दोहे के अंदर किया गया है। क्या किया गया है? मंच रूपी उदय अंचल पर, मंच रूपी उदय अंचल पर सूर्य रूपी राम उदित हुए। ये रूपक अलंकार है। सूर्य रूपी राम उदित हुए, जिन्हें देखकर कमल रूपी संत खिल उठे और भौरा रूपी नेत्र हर्षित हो गए, और मंच रूपी उदयांचल, यहां पर देखिए मंच रूपी उदयांचल, सूर्य रूपी राम, सूर्य रूपी राम, फिर कमल रूपी संत, भौरा रूपी नेत्र पदों के अंदर कौन सी? गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। याद रखिएगा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण और यहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। फिर है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रही उषा घट नागरी। यहाँ पर भी रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार के कारण अंबर रूपी पनघट में क्या है? गौणी लक्षणा। अब है आपके शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा। शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा पहले हमने पढ़ा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा, और अब हम पढ़ेंगे शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा। चलिए, पहले तो परिभाषा आपको याद रखनी कि सीधा सीधा प्रश्न आपका यहीं से ही बन जाएगा। जब सादृश्य संबंध समान रूप गुण या धर्म के अतिरिक्त, सादृश्य संबंधों के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ कल्पित किया जाए तो वहां कौन सी?
शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। मैंने 3 बार ये परिभाषा आपको सुना दी है। सादृश्य संबंधों के अतिरिक्त कौन कौन से संबंध देखिए? आधार आधेय संबंध, आश्रय आश्रित संबंध, कार्य कारण संबंध, समीप सामीप्य संबंध, शास्त्रीय संबंध, या अंग अंगीभाव संबंध, या तात्कालिक संबंध। ये क्या है? सादृश्य संबंधों के अतिरिक्त संबंध जहां भी दिखे शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। उदाहरण देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। पहले तो आपको अगर सीधा पूछे थी कौन सी सब शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो वहां लक्षणा आंचल में दूध हो नहीं सकता, आंखों में पानी हो नहीं सकता। दूध स्तरों में होता है और आंखों में आंसू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सीधी बात कौन सी? ये लक्षणा सब शक्ति। अब लक्षणा में भी कौन कौन सी देखिए, यहाँ आंचल में दूध और आंखों में पानी, यहाँ मुख्य अर्थ क्या है? बाधित है। यहाँ सामीप्य संबंधों के कारण, ये समीपता मतलब नजदीक है। आंचल मतलब हृदय, वो नजदीकता। आंखों में पानी मतलब वो यहाँ पर क्या है? सामीप्य संबंध है, कल्पित किया गया है, अतः यहाँ पर शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है। देखिए, आंचल में दूध, या दूध अपने मुख्य अर्थ को बनाए रखते हुए नारी के मातृत्व, ममता, त्याग और पोषण करने वाली शक्ति को लक्षित करता है, और यह सामीप्य और कार्य कारण संबंध के कारण हुआ है। और आंखों में पानी, या पानी शब्द केवल जल नहीं है, बल्कि यह नारी के दुख, करुणा, विरह, सहनशीलता, असीम वेदना को लक्षित करता है, और यहाँ कौन सा? सामीप्य संबंध है। क्या है? सामीप्य संबंध के कारण कौन सी? शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। इतनी चीजें याद रहे या नहीं रहे, याद रख लेना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, कौन सी सब शक्ति? शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। चलिए, अब है इसके भी वापस भेद। पहली कौन सी? उपादान लक्षणा। कौन सी? उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा को हमने पढ़ा अजहत स्वार्था, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ क्या रहता है? सम्मिलित रहता, साथ रहता, मतलब मुख्य अर्थ को या वाच्यार्थ को छोड़ा नहीं जा सकता, वहां उपादान लक्षणा। अर्थात जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता, इसे अजहत स्वार्था मतलब अपने मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को न छोड़ने वाली लक्षणा भी कहते हैं। अब देखिए कैसे, उदाहरण देखिए। हाथ पैर बचाते हुए काम करो। हाथ पैर बचाते हुए काम करो, कैसे? यहाँ हाथ पैर का अर्थ क्या है? शरीर के अंग से है। शरीर के अंगों में हाथ पैर भी शामिल है। भाई शरीर के अंगों में हाथ पैर शामिल ही है। यहाँ लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी क्या है? सम्मिलित है। इस प्रकार उपादान लक्षणा। और दूसरा है कि दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। पहली बात तो लक्षणा था, आप समझ ही गए कि दो बंदूक कभी सारे गांव को लूट नहीं सकती। केवल यहाँ हाथ पैर आप बचा नहीं सकते, पूरे शरीर के अंगों को भी बचाना पड़ेगा। हाथ पैर बचा लिया और बाकी शरीर के अंगों को नहीं बचाओ तो फिर मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा कि दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिए। बंदूकें लूट नहीं सकती। यहाँ बंदूकों का अर्थ है बंदूकधारी मनुष्यों से है, और बंदूकधारी मनुष्यों में बंदूकें भी शामिल है, इसीलिए तो सारे गांव को लूटा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? उपादान लक्षणा है। यानी कि यहाँ पर लक्ष्यार्थ के अंदर मुख्यार्थ शामिल है, इसलिए उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा यानी कि जहत स्वार्था, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, जब लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, वहां लक्षण लक्षणा। जब वाच्यार्थ सर्वथा क्या हो? परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ, सर्वथा त्याग हो वाच्यार्थ का, सर्वथा त्याग हो मुख्यार्थ का, इसीलिए इसे कहते हैं जहत स्वार्था, यानी कि अपने वाच्यार्थ को छोड़ देने वाली लक्षण लक्षणा। जब वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करे, ये परिभाषा है। मतलब जब वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करे, वहां लक्षण लक्षणा। जैसे ये बालक सिंह है, पहली बात तो पहचान गए कि बालक शेर हो नहीं सकता, लक्षणा तो है। अब यहाँ सिंह का अर्थ क्या होगा? वीर। शेर को पूर्णतः त्याग दिया। शेर का कोई अर्थ नहीं है कि ये बालक क्या है? वीर है। ऐसे थोड़ी कहेंगे शेर वीर है, ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये बालक वीर है, यानी कि इसका मुख्य अर्थ जो शेर था, सिंह का अर्थ वो हमने त्याग दिया। राजस्थान जाग उठा, या राजस्थान का अर्थ है राजस्थान के निवासी। राजस्थान थोड़ी जाग सकता है, यानी कि यहाँ राजस्थान के निवासी जाग उठे, यानी कि हमने मुख्य अर्थ को त्याग दिया। दोनों घरों में लड़ाई है। दोनों घरों में लड़ाई थोड़ी हो सकती,
पत्थर पत्थर आपस में भिड़ सकते हैं क्या? नहीं भिड़ सकते, लक्षणा है। और यहाँ घरों का अर्थ क्या है? घर वालों में। मतलब इसका जो मुख्य अर्थ था उसको हमने त्याग दिया, फिर हमने क्या लिया अर्थ कि घर वालों में लड़ाई है, घर वालों में लड़ाई है। देखिए मानस पढ़ो और यहाँ मानस का अर्थ क्या है? मन या सरोवर। मन या सरोवर को तो नहीं पढ़ सकते, मुख्य अर्थ बाधित है। किंतु राम के चरित्र का वर्णन करने वाला ग्रंथ रामचरितमानस, इसका अर्थ होगा कि रामचरितमानस पढ़ो। हमने मुख्य अर्थ को तो पूर्णतः त्याग दिया, अन्य अर्थ कौन सा ग्रहण किया? रामचरितमानस। फिर है कोकिल कंठी गा रही है। कोकिल कंठी मतलब, कोकिल कंठी का अर्थ है कोयल के समान गाने वाली बालिका। तो हमने कोकिल कंठी को त्याग दिया, लेकिन हमने अर्थ क्या लिया? कोयल के समान मीठे स्वर वाली बालिका गा रही है। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट। कच्छ समेट कर भुज उल्टी, खये शीस पट टारी, काको मन बांधे न ये, जुरो बांधनी हारी। ये बिहारी का दोहा है। यहाँ जो मन बांधे शब्द है, मन बांधे शब्द के अंदर क्या है? लक्षण लक्षणा। आप अपने मन को बांध सकते हो। देखिए क्योंकि मन कोई रस्सी या कपड़ा नहीं है, इसलिए उसे भौतिक रूप से गांठ लगाकर बांधा नहीं जा सकता। अतः यहाँ बांधना क्रिया का मुख्य अर्थ पूरी तरह से क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। इसलिए हमने इसका लक्ष्यार्थ लिया। मन बांधने का लक्ष्यार्थ क्या है? कि मन को आकर्षित करना, या मन को अपने वश में करना, या मन को मोहित करना, ये इसका अर्थ है। यानी कि हमने मन बांधे का जो अर्थ है ना, कि मन को बांध दिया, उसका मुख्य अर्थ था, मुख्य अर्थ को पूर्णतः हमने त्याग दिया और अन्य अर्थ क्या ग्रहण किया? किसी को आकर्षित करना, वश में करना या मोहित कर लेना, ये हमने अन्यार्थ ग्रहण किया। इसलिए कौन सी है? लक्षण लक्षणा। याद रखिएगा, लक्षण लक्षणा के अंदर मुख्य अर्थ को पूर्णतः त्यागा जाता है और अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षण लक्षणा होगी। और यहाँ पर हमने मन बांधना, मतलब मन बांधना, वास्तव में तो हम मन बांध नहीं सकते, ये मुख्य अर्थ का हमने त्याग किया और अन्य अर्थ हमने ये ग्रहण किया। याद रखिएगा। इसलिए उदाहरण किसका है? लक्षण लक्षणा का है। अभी आपके फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया। अब ये लक्षणा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको देखने हैं। पंजाब वीर है। पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में पंजाब वीर हो नहीं सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य पंजाब की जनता। सुरेश गधा है। गधा कहने का मतलब है कि सुरेश मूर्ख है। सारा गांव भूखों मर रहा है, गांव कभी भूखा नहीं मरता, मतलब सारे ग्रामवासी भूखे मर रहे हैं। ये इसका लक्ष्यार्थ है या अन्यार्थ है। मेरा घर गंगा नदी पर है, गंगा नदी के एकदम ऊपर घर हो नहीं सकता, तो कहने का तात्पर्य है गंगा नदी के तट पर। दूध जीवन है। जीवन दूध नहीं, मतलब दूध जीवन देने वाला है, जीवनदायी है। राम मूर्ति इस युग के भीम है, तो भीम कहने का तात्पर्य है कि भीम के समान क्या? बलवान है। रे 2 दिन का यौवन, मतलब ये जो यौवन है वास्तव में 2 दिन का थोड़ी है। 2 दिन का कहने का तात्पर्य है ये क्षण भर का जीवन है, क्षण भर की जवानी है, ये क्षण स्थायी जवानी है। इसका भावार्थ ये है, अन्यार्थ ये है, मतलब थोड़े दिनों की जवानी है, फिर ये जवानी चली जानी है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब चंचल किरणें खेल सकती है क्या? नहीं खेल सकती। खेलने का यहाँ भावार्थ क्या, अन्यार्थ क्या? कांति फैला रही है। क्या फैला रही? कांति। तो याद रखिएगा, जिस काव्य को पढ़ने के बाद में थोड़ी सी आपको हंसी आए, थोड़ा आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई डायलॉग मारा गया, कोई ना कोई कहावत है, कोई ना कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, तो याद रखिएगा। इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी। खंडर में कभी जवानी दौड़ती है क्या? नहीं। तो ये खंडर कहने का तात्पर्य इस बूढ़े शरीर के अंदर। हुई वीरता की वेबों के साथ सगाई झांसी में। वीरता मतलब अति श्रेष्ठ कोई व्यक्ति था, उस श्रेष्ठ व्यक्ति का, झांसी का नाम लेते ही आपके अंदर वीरता का संचार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई याद आती है, हो ही जाता है। तो यहाँ वीरता में मतलब अति श्रेष्ठ बताया गया है व्यक्ति को। खुले पलक फैली सुवर्ण छुई, जगी सुरभि डोले मधुबाला। यानी कि सुवर्ण छवि का अर्थ यहाँ क्या लिया गया? अन्य अर्थ है सुंदर रंगों के पुष्प, या फिर जो व्याप्त हुई, फैली, मतलब फैली मतलब व्याप्त हुई पुष्पों की। अब है आपके व्यंजना शब्द, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न तो यही बनेगा। ये जो 4 लाइनें है ना, 3 लाइनें यहाँ तक, 2 लाइन, ये सॉरी, एक ये लाइन इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट, ये क्या? देखिए
व्यंजना में क्या होता है, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द का अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति क्या कहलाती है, व्यंजना। अब देखिए, शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न भिन्न शब्द याद रखिएगा, किसी विशेष गंभीर गूढ़ अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण। शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्य अर्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष गंभीर गूढ़ अर्थ मतलब व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। व्यंजना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, यानी कि काव्य में निहित या छिपे हुए अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। कैसे, देखिए, जिस प्रकार पके हुए आम की पीताबा मतलब जो पीले रंग की चमक है उसमें छिपी मिठास ऑटोमेटिक आपको पता चल जाती है, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त शब्द का व्यंग्यार्थ भी सहृदयों को स्पष्ट पता चल जाता है, जो काव्य के जानकार होते हैं, जिन्होंने काव्य को पढ़ा है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध प्रतीक योजना, रहस्यवाद, अन्योक्ति, समासोक्ति, सलेस अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार से गहरा संबंध है। ये इसकी पहचान है व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति में प्रस्तुत का नहीं अप्रस्तुत का महत्व रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, प्रस्तुत का नहीं अप्रस्तुत का महत्व। अगर इस कक्षा के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है अपना हिंदी बाई जेसी सर आरएस ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये बेहतरीन कंटेंट सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। चलिए, जैसे सूर्य अस्त हो गया, इसका मुख्यार्थ या सांकेतिक अर्थ क्या है, सूर्य डूब गया यानी कि दिन बीत गया, ये तो मुख्यार्थ हुआ। लेकिन इसका लक्ष्यार्थ होगा संध्या होगी। लक्ष्यार्थ हमने क्या लिया, संध्या होगी। जबकि इसका व्यंग्यार्थ होगा कि मुझे अब दीपक आदि जलाकर प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, काम बंद कर घर लौटना चाहिए, पूजा वंदना आरती आदि करनी चाहिए, भोजन करना चाहिए, भ्रमण के लिए जाना चाहिए इत्यादि सभी अर्थ मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से भिन्न या विशेष अन्यार्थ है। बहुत महत्वपूर्ण है व्यंजना शब्द शक्ति समझने के लिए। तो शब्द एक ही था, सूर्य अस्त हो गया, और हमने कितने अन्य अर्थ इसके ले लिए और जिसका मुख्य अर्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। हमने तो इतना कहा सूर्य अस्त हो गया, अच्छा अब मुझे दीपक है, दीप बत्ती जलानी चाहिए, मंदिर में आरती वारती करनी चाहिए, काम बंद करके घर जाना चाहिए, पूजा वंदना आरती करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, अब थोड़ा भ्रमण के लिए जाना चाहिए। ये सारे क्या व्यंग्यार्थ हैं। अब देखिए उदाहरण, सुप्रणा। सुप्रण देखते ही आपके मन में सीधा आ रहा है कि सलेस अलंकार है। कौन सा, सलेस अलंकार। सुप्रण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर को तुम। अब ये तो पहला उदाहरण, ये दूसरा। जब कृष्ण भगवान है जो घर पे आते हैं तब राधा उनको क्या बोलती है, कृष्ण दरवाजा खटखटाते हैं, राधा कहती कौन हो तुम। कृष्ण भगवान जवाब देते हैं मैं तो घनश्याम, घनश्याम हम गौरी। अगर तुम घनश्याम हो, यहाँ पर इसने क्या अर्थ लिया कि घनश्याम मतलब बादल, तो बादल हो तो बरसो कित जाकर, कहीं जाकर आप बरसो। मतलब ये पूरी लाइन व्यंग्यार्थ के अंदर ही कही गई है। इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल आपसे पूछे तो अलंकार सॉरी शब्द शक्ति कौन सी, शब्द शक्ति आपके व्यंजना, और घनश्याम में भी अलंकार कौन सा है, सलेस, और जहां सलेस अलंकार होता है वहां व्यंजना शब्द शक्ति। अजो तरियोना ही रही हो सुरती सेवक एक रंग, यहाँ तरियोना शब्द में भी कौन सा, सलेस अलंकार। व्यंजना के मुख्यतः दो भेद है, एक शाब्दी व्यंजना, एक आर्थी व्यंजना। अब देखिए शाब्दी व्यंजना क्या होती है। शाब्दी व्यंजना जब व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर आधारित रहता है तब कौन सी, शाब्दी व्यंजना, इस पर, शब्द विशेष पर। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कवि द्वारा प्रयुक्त किसी विशेष शब्द मतलब जो व्यंजित शब्द होता है वहां पर उसके स्थान पर उसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना सौंदर्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी, शाब्दी शब्द शाब्दी व्यंजना। कौन सी, शाब्दी व्यंजना। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो व्यंजित शब्द है उसके स्थान पर आप कोई समानार्थी शब्द रखोगे या कोई पर्यायवाची शब्द रखोगे तो यहाँ पर व्यंजना का जो सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जहां भी आपको अनेकार्थी शब्द दिखे वहां शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति। अनेकार्थी शब्द जैसे अंक है, हरि है, द्विज है, ये सारे अनेकार्थी शब्द कहीं भी आपको काव्य में दिख जाए वहां शाब्दी व्यंजना होगी, याद रखिएगा। शब्द सलेस के सभी उदाहरण शाब्दी व्यंजना के होते हैं, सबको पता है। सलेस अलंकार पूरा पूरा
व्यंजना सप्तशती के अंदर ही। और अब शाब्दी व्यंजना के दो उपभेद है, एक है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, दूसरा है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना जब किसी पद में अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ निश्चित कर दिए जाने पर भी व्यंग्य अर्थ प्रकट होता है, वहां अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना मानी जाती है। ये परिभाषा आपको याद करनी ही पड़ेगी कि जब किसी पद में अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ निश्चित कर दिए जाने पर भी व्यंग्य अर्थ प्रकट होता है, वहां अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। दूसरा, हाँ, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना में एक अर्थ अभिधा मूलक होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंग्य परक। एक अर्थ क्या होता है, अभिधा मूलक, और दूसरा व्यंग्य परक अर्थ होता है। दो अर्थ होते हैं इसमें, शब्द दो अर्थों वाला होता है। एक अर्थ वाच्यार्थ कहलाता मतलब अभिधा वाला, और दूसरा व्यंग्य अर्थ मतलब व्यंजना वाला। याद रखिएगा, ये लाइन इस प्रकार पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने जिस प्रकार आरपीसी पूछ सकती है उस प्रकार मैंने लाइनें आपके लिए बना दी। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। सीधी सी बात है, यहाँ सलेस अलंकार है और सलेस होती शब्द शक्ति कौन सी, व्यंजना। पहले इतना आपको पता चल गया। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा वृष भानुजा एवं हलदर के वीर का अर्थ कर्म से क्या होगा, वृष भानुजा मतलब राधा और हलदर के वीर मतलब कृष्ण निश्चित हो जाता है यहाँ अभिधा के द्वारा। फिर इसका यह वाच्यार्थ है, पर यह तो इसका क्या है, वाच्यार्थ है, लेकिन वृष भानुजा और हलदर शब्दों के अनेकार्थक होने के कारण एक दूसरा अर्थ भी ध्वनित होता है, वृषभ की अनुजा यानी कि बैल की छोटी बहन। ये दूसरा अर्थ है। तो वे हलदर, हलदर मतलब बैल के भाई है, ये क्या बैल के भाई है। ये विनोदात्मक दूसरा अर्थ क्या है, व्यंग्यार्थ है। यहाँ अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि वृष भानुजा और हलदर के स्थान पर वृष भानु सूता और बलराम शब्द रख दिए जाए तो यहाँ व्यंग्यार्थ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए यह शाब्दी व्यंजना है। अभिधा मूला है ही, उसके बाद में शाब्दी व्यंजना। दूसरी है लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना। जिस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए लक्षणा शब्दशक्ति, ये लक्षणा मूला है, तो यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति का आश्रय लिया जाता है, उस प्रयोजन को व्यंजित करने वाली शक्ति लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहलाती है। ये परिभाषा पूछी जा सकती है। जहां पर मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षणा शब्दशक्ति के द्वारा अन्य अर्थ निकलता है, किंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ व्यंग्यार्थ या भिन्नार्थ प्राप्त होता है, वहां लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। ये दो परिभाषा बनी, दो बना दी। इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे नहीं जाते तो वो मैंने आपको करवाया है नहीं। अब दूसरी है वो शाब्दी थी, अब है आरती, आरती व्यंजना। यहाँ व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ अर्थ जनित होता है। क्या होता है, अर्थ, जहां पर अर्थ का महत्व होता है वह आरती व्यंजना। यह शब्द पर आश्रित नहीं होती, याद रखिएगा, इसमें अर्थ की सहायता से व्यंग्य की प्रतीति होती है। शब्द का यहाँ कोई महत्व नहीं रहता, आरती के अंदर चीज ध्यान रखिएगा। कवि द्वारा प्रयुक्त किसी विशेष शब्द मतलब जो व्यंजित शब्द होता है उसके स्थान पर अगर उसका समानार्थी रखोगे या उसका पर्यायवाची रखोगे तो भी व्यंजना सौंदर्य आरती व्यंजना के अंदर नष्ट नहीं होगा, वहां आरती व्यंजना होगी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कवि द्वारा प्रयुक्त किसी विशेष शब्द मतलब जो व्यंजित शब्द है उसके स्थान पर उसका समानार्थक या पर्यायवाची रखोगे तो वह व्यंजना सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, वहां आरती व्यंजना। उदाहरण देखिए, ये संज्ञा होगी, इसका वाच्यार्थ क्या, सूर्यास्त का समय हो गया, किंतु यह व्यंग्यार्थ होगा घूमने चलने का समय हो गया या घर चलने का समय हो गया। ये इसका व्यंग्यार्थ है, घर जाने का समय या फिर घूमने चलने का समय। फिर अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया। यहाँ वाच्यार्थ होगा कि लड़का सर्वथा सुधर गया, लेकिन हम लक्ष्यार्थ क्या होगा, लक्ष्यार्थ होगा लड़का सर्वथा बिगड़ गया। लक्ष्यार्थ तो यही है, लक्ष्यार्थ में तो कोई ना कोई क्या मतलब कोई रूढ़ी होती या कोई परंपरा होती, कोई लोकोक्ति मुहावरा होता है उसके अंदर, तो सर्वथा बिगड़ गया। और इसका व्यंग्यार्थ होगा कि अध्यापक सर्वथा क्या है, अयोग्य है। अब है रजनीगंधा खिल गई, ये उदाहरण भी पूछा जा सकता है। यहाँ वाच्यार्थ होगा कि रजनीगंधा के पौधे में फूल खिल गए, रजनीगंधा थोड़ी खिल गई, रजनीगंधा का पौधा है उसके अंदर फूल खिल गए, ये इसका वाच्यार्थ है। लेकिन इसका व्यंग्यार्थ होगा कि आधी रात हो गई, क्योंकि रजनीगंधा के जो पुष्प है वो आधी रात को ही पूरी तरीके से खिलते हैं। तो यहाँ व्यंग्यार्थ क्या है, आधी रात होगी। और यहाँ दूसरा व्यंग्यार्थ और है कि भाग निकलने का समय हो गया, कि यहाँ से अब आधी रात होगी, कोई देखेगा नहीं, चुपचाप से यहाँ से
भाग चलो, तो भाग निकलने का समय होगा। ये दोनों इसके व्यंग्यार्थ है। तो रजनीगंधा के अंदर आर्थी व्यंजना। फिर है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती रण में, सात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये गुप्त जी के यशोधरा से लिया गया काव्य यशोधरा। यहाँ पर गौतम जो बुद्ध है वो अर्धरात्रि के समय वैराग्य का रूप धारण कर घर से अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसके वियोग में, उसके विरह में ये यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि वे मुझे कुछ तो कहकर जाते। बहुत सारे भाव इसके पीछे आ रहे हैं। वो कह के जाते, कुछ भुलावन दे के जाते, या फिर कुछ तो कहकर जाते, कुछ तो बताकर जाते, ताकि मुझे इतना आज दुख नहीं होता। तो यहाँ पर ये व्यंग्यार्थ है, यहाँ पर व्यंग्यार्थ है, बहुत सारे अर्थ इसके निकल रहे हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी ऐठी सी। ये आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य कामायनी से उठाया गया कथन है। जब प्रलय होता है संसार के अंदर, पूरी पृथ्वी है वो जल से मग्न हो जाती है, लेकिन श्रद्धा मनु के मन में, मनु और श्रद्धा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बैठे हैं, और मनु है वो बहुत व्याकुल है, बहुत भयभीत है। उसको वापस जगाने के लिए बहुत सारे कथन है वो यहाँ पर कह रही है। कौन? श्रद्धा। किससे? मनु से। सिंधु नदी मतलब किनारे है वहां पर बैठकर। फिर यहाँ पर बहुत सारे क्या व्यंग्यार्थ निकल रहे हैं इसके। सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। तो जमुना यमुना नदी के तट पर शानदार शानदार मतलब उपवन है, छाया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और वहां बैठे हैं, और वहां बैठकर बहुत सारे भाव है, बहुत सारे विरह के जो भाव है मन के अंदर आ रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे व्यंग्यार्थ है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। यहाँ आर्थी व्यंजना है। ये तीनों उदाहरण नीचे वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर क्या है, ये आप चीज समझ लीजिएगा। मुख्यार्थ मतलब वाच्यार्थ के न लग पाने पर जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है वह क्या होता है, लक्ष्यार्थ होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बाधित होता है, तब वहां पर कोई दूसरा अर्थ लेते हैं, वो होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ के लग जाने पर, और यदि वाच्यार्थ न लगे तो लक्ष्यार्थ के लग जाने पर, अर्थात वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ में से एक के लग जाने पर जो दूसरा अर्थ निकलता है वही क्या है, व्यंग्यार्थ है। वही क्या है, व्यंग्यार्थ है। वो तो अर्थ पता, अर्थ के बारे में ये। अब लक्षणा शब्दशक्ति और व्यंजना शब्दशक्ति में अंतर देखिएगा। जब मुख्यार्थ के न लगने पर शब्द की जिस शक्ति से दूसरा अर्थ लगाया जाता है वहां तो लक्षणा शब्दशक्ति होती है, सबको पता है। वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ लग जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा एक और अर्थ निकलता है, मतलब अन्य अर्थ निकलता है, वहां कौन सी होती है, व्यंजना होती है। लक्षणा में मुख्यार्थ क्या होता है, बाधित होता है, जबकि व्यंजना में क्या होता है, मुख्यार्थ बाधित नहीं होता। यद्यपि दोनों में ही अन्यार्थ लिया जाता है, दोनों में ही लिया तो क्या जाता है, अन्यार्थ, लेकिन लक्षणा में अन्यार्थ का संबंध वाच्यार्थ से जुड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, लक्षणा शब्दशक्ति के अंदर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का महत्व रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है लक्ष्यार्थ के अंदर, जबकि व्यंजना में लिया गया अन्यार्थ या भिन्नार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये कुछ बड़े बड़े अंतर थे। अब ये आरपीसी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न हैं, फटाफट प्रश्न करेंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न है नहीं। ये आपसे 2025 के अंदर पहले फर्स्ट ग्रेड वाले पूछे गए, ये प्रश्न लिए मैंने। कच्छ समेट कर भुज उल्टी, थे शीश पट टारी, काको मन बांधे न ये जुरो बांधन हारी। रेखांकित अंश में शब्दशक्ति कौन सी, लक्षण लक्षणा, जहां पर मुख्य अर्थ का त्याग दिया जाता है, मुख्य अर्थ को पूरा त्याग दिया जाता है, अन्य अर्थ ले लिया जाता है, वहां लक्षण लक्षणा। अभी हम पढ़ के आए। फिर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द शक्तियों के संबंध में संगत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। 3 सत्य है, 1 असत्य। कौन सा, मुख्यार्थ को छोड़कर जहां पर प्रचलन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां कौन सी लक्षणा होती है, रूढ़ि लक्षणा। किसके कारण, प्रचलन के कारण। मैंने ये शब्द आपको वहां पर लिखाया था, याद रखिएगा, ये कथन सही है। जो शब्द शक्ति वक्ता, बोधव्य,
वाक्य, अन्य सन्निधि, वाच्य, प्रकरण, देश, काल, काकू, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वहां क्या आरती व्यंजना होती है, ये आप याद रखिएगा। जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंधों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाए, वहां शुद्धा प्रयोजनवती होती है। हमने क्या पढ़ा, वहां शुद्धा नहीं, वहां क्या होती है, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी के अंदर क्या होता है, सादृश्य संबंधों के द्वारा कोई अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां गौणी। और जहां पर सादृश्य संबंधों के इतर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां शुद्धा प्रयोजनवती। और चौथा विकल्प, जहां पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शक्ति के से अन्य अर्थ निकलता है, परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहां लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। क्या पूछा, मुख्यार्थ की बाधा होने पर पहले तो लक्षणा शक्ति से अन्य अर्थ निकलता है, परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहां लक्षणा मूला शाब्दी होती है, अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त छंद में प्रधान शब्द शक्ति कौन सी। पहले तो सीधी सीधी यहां से पता चल रहा है, वृष भानुजा, वृष भानुजा के अंदर कौन सी, और हलदर के वीर कौन सी, सलेस अलंकार है, और जहां सलेस अलंकार होगी वहां व्यंजना होगी, और यहाँ शब्दों के अंदर है तो कौन सी होगी, शाब्दी व्यंजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ, कौन सा, प्रचलित अर्थ का बोध होता है, सीधा सीधा अर्थ, सामान्य प्रचलित अर्थ, अभिधा शब्द शक्ति के अंदर। अगला प्रश्न, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक साथ, इस काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति कौन सी। मैंने कहा जहां आपको अनेकार्थी शब्द दिखे वहां कौन सी शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, कौन सी, व्यंजना, और व्यंजना भी कौन सी, शाब्दी व्यंजना, कौन सी, शाब्दी व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, इसमें पूछा जा रहा अभिधा, दोनों घरों में लड़ाई हुई, अभी हम एग्जाम्पल पढ़ के आए, घरों में लड़ाई हो नहीं सकती, घर वालों के मध्य जरूर होती है, यहाँ कौन सी है, लक्षणा है, कौन सी है, लक्षणा। सारा गांव भूखों मर रहा है, सारा गांव नहीं, ग्रामवासी, यहाँ भी कौन सी, लक्षणा। तालाब में कमल खिल गया है, यहाँ कौन सी है, अभिधा, तालाब, कमल तालाब में खिलता है और तालाब खिल गया है। फिर कोकिल कंठी गा रही है, मतलब कोकिल के समान अति सुंदर गाने वाली बालिका, वहां भी कौन सी, लक्षणा, यहाँ भी कौन सी है, लक्षणा। यानी कि तीन आपके लक्षणा के उदाहरण और एक कौन सा है, अभिधा का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है, लक्षणा में क्या होता है, सामान्य अर्थ, मुख्य अर्थ में बाधा, एकथित अर्थ का प्रकाशन, व्यंग्य अर्थ का प्रकाशन। आप बताइए इसका उत्तर। कैसी लगी क्लास, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छी लगी तो मैं आगे और प्रयास करूंगा, अगर अच्छी नहीं लगी, आपको लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, तो मैं थोड़ा प्रयास ना ही करूँ तो बेहतर है। मैंने मेरी तरफ से इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है, कोई भी फालतू की चीज इस क्लास के अंदर समाहित नहीं की है। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है क्या, मुख्य अर्थ में बाधा। सामान्य अर्थ किस में होता है, अभिधा के अंदर, किस में होता है, अभिधा के अंदर क्या होता है, सामान्य अर्थ। फिर है एकथित अर्थ का प्रकाशन और व्यंग्य अर्थ, ये दोनों किस में होते हैं, व्यंजना के अंदर होते हैं, किस में होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। शब्द शक्ति विषय कौन सा कथन क्या है, गलत, यानी तीन सही है, ये गलत है। वाचक शब्द के प्रकार कितने, तीन। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर तीन प्रकार के वाचक शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये सही है। पंकज रूढ़ शब्द है, बिल्कुल नहीं है, पंकज रूढ़ नहीं है, पंकज क्या है, योग रूढ़ शब्द है, यानी कि योग रूढ़ शब्द है। और संध्या हो गई है, वाक्य में व्यंजना है, बिल्कुल है। इसके और अलग अलग अर्थ निकलेंगे, संध्या हो गई है, शाम को घूमने का समय हो गया, धूप बत्ती करने का समय हो गया, खाने खाने का समय हो गया, घर जाने का समय हो गया। तो व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति छिपे हुए अर्थ का बोध कराती, बिल्कुल सही। सब शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, सब शक्ति, पहला विकल्प देखिए, सब शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार है, बिल्कुल सत्य बात। शब्द का लोक प्रचलित नामवाची अर्थ बोध कराने वाली शक्ति अभिधा है, बिल्कुल। शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को व्यंजना, बिल्कुल नहीं कहते, इसको कहेंगे हम अभिधा। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार, बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी, अभिधा।
और मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का बोध लक्षणा के अंदर होता है। बिल्कुल होता है, ये दो भेद है लक्षणा के। लक्षणा शब्द का सही उदाहरण है, इसमें पूछा जा रहा है लक्षणा का उदाहरण। झूमत मतवारो झमकी बनमाली रसरूप। बनमाली यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है और कृष्ण के बारे में, कृष्ण के मतलब घूम रहे हैं जंगल में और उनके बारे में वर्णन है, सीधा सीधा वर्णन है। यहाँ पर अभिधा शब्द कौन सी है? अभिधा शब्द। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, ये मैंने बताया, आग में पेट में कभी आग लग नहीं सकती, आप सबको पता है कौन सी लक्षणा शब्द का उदाहरण है। कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, यहाँ कर्णधार कहा गया है, सीधा सीधा अर्थ तो ये निकलता है कर्णधार कहा गया उसको जो नाव को संभालता है, वो नावक होता, नाविक जो होता है वो। लेकिन दूसरा है कि समाज का जो मुखिया होता है, समाज की जो रीढ़ की हड्डी होता है, जो नेता होता है, उसको कह रहे हैं कि समाज की इस बागडोर को अच्छे से संभाल के रखना, ये गलत दिशा में कहीं नहीं चला जाए। तो यहाँ कौन सी है? व्यंजना शब्द। कौन सी है? व्यंजना। इसके अंदर कौन सी है? अभिधा। और यह निरख सकी, ये खंजन आए, और यहाँ पर भी कौन सी है? अभिधा। कैसे? यहाँ पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, वो अयोध्या में है, अपने ससुराल में है, और अपने पति लक्ष्मण को याद कर रही, उसके विरह के अंदर, या विरह में जब अपने सखी से कहती है कि इनको पहचानो कि कहीं ये जो खंजन पक्षी आए हैं, इसमें कहीं मेरे पति तो नजर नहीं आ रहे, कहीं वो तो नहीं आ रहे। तो ये सीधा सीधा अर्थ ये निकल रहा है, यहाँ अभिधा शब्द है। लक्षणा शब्द के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? लक्षणा के अंदर क्या होता है? मुख्यार्थ में बाधा होती है, बिल्कुल होती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होता है, बिल्कुल होता है। साक्षात संकेतित अर्थ का प्रधानतापूर्वक प्रयोग, ये किसमें होता है? अभिधा के अंदर होता है, हमने बहुत बार पढ़ा। और अन्यार्थ का ग्रहित होना बिल्कुल होता है, ये भी अन्यार्थ का ग्रहण किया जाता है। ये लक्षणा के बारे में, ये सारे आपके आरपीसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिए वृष भानु जावी हलदर के वीर, सलेस अलंकार दोनों के अंदर। और ये शाब्दी अर्थ, ये शाब्दी व्यंजना हम अभी पढ़ के आए हैं, इन दोनों के अंदर ये शब्द सलेस है, तो शब्द सलेस अलंकार कौन सा? नहीं, शब्द शक्ति कौन सी? शाब्दी व्यंजना। फिर है जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, लक्ष्यार्थ के अंदर वाच्यार्थ शामिल रहता है, तो वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? उपादान लक्षणा। और जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं रहता, तब वहां कौन सी हो जाती है? लक्षण लक्षणा। ये हम अभी पढ़ के आए। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता, जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता, मतलब छोड़ा नहीं जाता, वाच्यार्थ का भी मुख्यार्थ में बराबर महत्व रहता, उपादान लक्षणा एजत स्वार्था। जब व्यंजना शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, वहां शाब्दी व्यंजना, अभी हम पढ़ के आए, ये भी सत्य बात। जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आरती व्यंजना, बिल्कुल नहीं, केवल अर्थ के अंदर हो तब आरती व्यंजना होगी, शब्द के अंदर होगी तो शाब्दी व्यंजना होगी, ये आपके असत्य है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं रहता, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, तब लक्षण लक्षणा होती है। हम अभी उदाहरण पढ़े, मंद बांधने वाला उदाहरण हम पढ़ के आए हैं। फिर लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। रे 2 दिन का यौवन, बिल्कुल हमने पढ़ा, मतलब पल भर का, क्षण स्थायी, मतलब कुछ समय का यौवन, केवल 2 दिन की जवानी होती नहीं है। अपन कहते हैं 2 दिन की जवानी, यानी कि कम से कम 10 साल तो चलती है। लक्षणा शब्द शक्ति का है। दिवस का अवसान समीप था, ये आपके अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, हम पढ़ के आए हैं। मतलब सूर्य अस्त होने का समय आ गया, मतलब दिवस खत्म होने वाला ही है, शाम का समय। इस खंडर में बिजली, खंडर खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, मतलब बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी को क्या खंडर के समान बताया। यहाँ कौन सी लक्षणा? और हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, ये भी हम पढ़ के आए, कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति, उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला क्या है? व्यापार है, सत्य बात है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति, बिल्कुल नहीं, मम्मट ने किसका प्रयोग किया? व्यापार का। शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया, और विश्वनाथ ने इसका प्रयोग किया? शक्ति का प्रयोग किया, तो ये उल्टा कह दिया गया। तो मम्मट ने तो शब्द शक्ति के लिए व्यापार का, और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया, ये असंगत है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को
प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हम अभी पढ़ के आए हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो कैसी लगी आपको ये कक्षा? ये थी आपके शब्द शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं इस कक्षा से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। 1 से 2 बार जरूर इस कक्षा को सुनिएगा। एक बार मुझे रिव्यू जरूर करना कि आपको कक्षा कैसी लगी। अगर आप चाहते हो बेहतरीन पुस्तक लेना सेकंड ग्रेड अंतिम समय में आपकी शानदार तैयारी के लिए, ये अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हो, या फिर आप तैयारी कर लो, ऑनलाइन ऐप से भी मंगवा सकते हो। इतना ही कहूंगा कि इसके मुकाबले मार्केट के अंदर कोई बुक नहीं है। पहले प्रश्न और फिर प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण कंटेंट, जितना भी साहित्य इतिहास है, चाहे काव्य शास्त्र है, चाहे आपका हिंदी व्याकरण है, चाहे आपका हिंदी भाषा उद्भव और विकास है, चाहे शिक्षण विद्या है, पहले प्रश्न और उसके बाद में कंटेंट सारा इस पुस्तक के अंदर समाहित है। केवल 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर अंतिम समय की तैयारी के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होगी। मिलते हैं एक अगली क्लास के अंदर, बेहतरीन क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।